नमस्कार। आप सब लोगों का हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है। बीच में 1 हफ्ते का गैप पड़ गया क्योंकि मैं थोड़ा-सा और चीज़ों में बिज़ी हो गया था। तो हम वापस हैं आनंदवर्धन जी के साथ और आज एक जो विषय मैंने लिया है बात करने का, वो है जो ये तरह-तरह के आजकल ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं। कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में अलग आ रहे हैं और कुछ अपने कई लोग हैं ऐसे जो कुछ भी बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने पिछले 1-2 दिन में, जैसे कि प्रशांत किशोर जी। तो सबसे पहले आनंद मैं आपको शुरू करूँगा, ये सोशल मीडिया पर एक चार्ट काफ़ी घूम रहा है कि ये आरएसएस का इंटरनल सर्वे है। तो ये बेसिकली ये मैंने वहाँ से लिया ट्विटर से किसी एक अकाउंट से और आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। इसमें ये दिखाया है कि बीजेपी को 217 सीट्स आ रही हैं और इसी टेबल का ज़िक्र 2 दिन पहले प्रियंक खरगे ने भी यही कहा है कि आरएसएस का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि बीजेपी को 200 सीट भी नहीं मिलेंगी। इस टेबल में दिखाया है कि इंडिया गठबंधन को 145 और कांग्रेस को 135, यानी कि इंडिया और कांग्रेस मिलके उनको सरकार बनाने की संभावना दिखाई गई है और दिस इज द सो कॉल्ड आरएसएस इंटरनल सर्वे। तो आनंद सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से आया डेटा और ये क्या वाकई आरएसएस का इंटरनल सर्वे है, क्योंकि आरएसएस तो कभी रिलीज शायद ऐसा बात करेगा नहीं। आनंद। मैं अजय ये सिर्फ कहूंगा कि जैसे एक बाजीगरी जो अभी तक बेसिकली बीजेपी जिसपे बहुत सिद्धहस्त है, वो नए नए फिगर्स लाके नए नए चीजों को लाके बात करती थी। मुझे लग रहा है कि मैं बिना जाने बोल रहा हूँ, आई डोंट हैव अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये उसी का जवाब कहीं से है। क्योंकि अगर आईटी सेल आप आईआईटी के बना सकते हो, तो मैं भी एक आईटी सेल कुछ नंदगांव की या कुछ कौन सी झुमरी तलैया के बना सकता हूँ। वो ठीक है, आपकी आईआईटी वाली रहेगी, मेरी झुमरी तलैया वाली रहेगी, लेकिन रहेगी। तो आरएसएस जिसका आज तक किसी को ये नहीं पता लगा कि उसको पैसा कितना आता है, उसके मेंबर्स कितने हैं, उसका क्या वो है, वो आरएसएस का इंटरनल सर्वे बाकी लोगों को मिल रहा है। तो ये वो नहीं है। मैं बिल्कुल साफ साफ है कि जो मुझे लगता है कि विपक्ष इंडिया गठबंधन के किसी चहेते ने या उनके प्रॉम्प्ट पे ये वाला सर्वे रिलीज हुआ है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि बीजेपी का डेस्परेशन साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अभी तक एक भी बार, आप अगर देखिए तो वो रोज गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, रोज एवरीडे। जब उन्होंने शुरू किया था तो कुछ G20 की बात करते थे, फिर वो बीच में आ गए तो उनको लगा कि भ्रष्टाचार बहुत अच्छा रहेगा, तो वो भ्रष्टाचारी पे उन्होंने बात करनी शुरू की, सारे भ्रष्टाचारी जेल। फिर लोगों ने कहना शुरू किया भाई भ्रष्टाचारी तो तुम्हारे अगल में भी खड़ा है, बगल में भी खड़ा है, एक तरफ हेमंता पे शर्मा खड़े हैं तो एक तरफ अजीत पवार खड़े हैं, तो तुम किस मुंह से ये भ्रष्टाचार। तो उनको लगा कि नहीं हाँ ये मामला, उन्होंने उसको पीछे किया। फिर वो कहने लगे देखिए हम कितना ट्रांसपेरेंट होकर इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे। फिर ये हुआ कि नहीं ये तो तुम्हारे ऊपर चिपक रहा है, तो उन्होंने उसको छोड़ा। अब मोदी जी ने अपना पुराना, जैसे होता नहीं कि हम और आप कभी कभी पुराने कुछ चीजें, पुराने गाने, पुराना वो जो आपका बिल्कुल हिट मामला है जिसमें आपको लगता है कि यार, जैसे मैं नहीं गाना गा पाता हूं, लेकिन हम लोग के बहुत से साथी गाना गा लेते हैं, तो उनके 2 ही 3 गाने हैं जो वो गा पाते हैं, बाकी उनसे आप कहेंगे कोई दूसरा गाना तो वो वहां फेल हो जाते हैं। तो ये पुराने गाना, पुरानी साज, पुराना वही हिंदू मुस्लिम, वही इंडिया पाकिस्तान, इसके बियॉन्ड बीजेपी देख ही नहीं पा रही है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अब मोदी जी की सारी स्पीचेस में देखिए तो अब वो बोल रहे हैं 370, ट्रिपल तलाक, मंदिर और शक्ति। वो अब उनको लग रहा है कि इसी के चारों तरफ मैं अपने पूरे जो पोल है उसको इसके अगल बगल गिनूंगा। और दूसरा मुझे एक और चीज अजीब सी लग रही है कि शायद एक मुश्किल क्या होती जा रही है कि मुझे उम्मीद ऐसी नहीं थी, मैं टू बी ऑनेस्ट विथ यू, कांग्रेस जिस तरह का इस समय रोज बार रेस कर दे रही है, मोदी जी के लिए रोज परेशानी पैदा कर दे रही है।
वो परेशानी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब राहुल गांधी समुद्र में जैसे वो एक नया टास्क दे देता है, तो मोदी जी भी उस टास्क के चक्कर में फंस जाते हैं। तो राहुल गांधी समुद्र में कूद जाता है, इज अ डाइवर, तो मोदी जी को लगता है अच्छा तुम डाइवर हो, मैं कैसे नहीं। तो मोदी जी कुछ अजीब सा एक काम करते हैं जिसमें हंसी ज्यादा आती है और आपको उनकी कोई डाइविंग स्किल नहीं आती। वो जो नीचे द्वारका में जाके एक नीचे बैठ के कुछ पूजा करने लगते हैं, तो राहुल गांधी कुछ और करता है। तो अब चक्कर क्या है कि वो इसको बहुत आराम से कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग दैट। वो कल एक छोटा सा मैं इंसिडेंट इसलिए बता दूं कि थोड़ा आउट ऑफ वो होगा लेकिन दर्शकों को समझ में आएगा। शहडोल में कल राहुल गांधी की सभा थी, 2 सभाएं थी उनकी मध्य प्रदेश में। तो वहां शाम को जब वो पहुंचे तो उनके हेलीकॉप्टर में उसके वो वायरल भी हो रहा है वीडियो, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वेदर खराब है तो हम वी कैन नॉट टेक ऑफ, तो ही हैड टू स्टे बैक एंड शहडोल। नाउ राहुल गांधी वाज एंजॉयिंग दैट। वो उसी कपड़े में आगे फिर खाना पीना खाने लगा, फिर वो करने लगा, सुबह महुआ बीनने चला गया, ये सब। अब मोदी जी की दिक्कत क्या है कि मोदी जी को अगर ये करना है तो उसका पहले रिहर्सल होगा। फिर पहले मोदी जी समुद्र के किनारे कूड़ा फेंकवाएंगे, पहले साफ सफाई करवाएंगे, फिर डेजिग्नेटेड जगह पे कूड़े गिरेंगे, फिर मोदी जी एक वो लेके कूड़ा बिनने चलेंगे। तो उसकी तैयारी में कम से कम 15-20 दिन चाहिए। तो वो एक एक जो नेचुरल वाली बात होती है वो उनसे निकल जाती है और वो सब आर्टिफिशियल लगता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग कहां से शुरू किए, ये जो भी आंकड़े आ रहे हैं उनके लिए 2 चीजों का होना अभी जरूरी है, 2 या 3 चीजों का। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी वो एक जरूरी बात है। एक कौन कौन पार्टी, तो पार्टी मोर और लेस तय हो गया है कि ये बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहा है, जहां पे पक्ष और विपक्ष में वोट पड़ने हैं, जहां बीजेपी और उसके खिलाफ वोट पड़ने हैं। बाकी लोगों को, बाकी जो भी पार्टीज रहेंगे उनका बहुत मतलब नहीं रह जाएगा उन स्टेट में जहां बीजेपी है। दक्षिण में जहां पे बीजेपी नहीं है वहां पे बीजेपी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कहीं पे भी हो, यहाँ बीजेपी विल बी इररिलेवेंट। मुझसे कल परसों कोई पंजाब का कह रहा था कि पंजाब में आज बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है, और अगर कोई 5वें 6ठे नंबर की आती है पार्टी तो बीजेपी 7वें नंबर की पार्टी है। बीजेपी लास्ट पार्टी है। उन्होंने कहा कि वो चौथा मत बोलिए, बीजेपी इज द लास्ट पार्टी इन पंजाब। नो, ऐसे में मुझे ये लगता है कि पार्टी का फाइनल होना, कैंडिडेट्स का फाइनल होना और मुद्दों को फ्रीज कर देना, क्योंकि जहां तक कांग्रेस का या इंडिया नेशन का है, इंडिया नेशन में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी 6 प्रमुख मांगे कहती है कि भाई अगर हम आएंगे तो हम ये करेंगे, जो ओवरलैपिंग है, जो कहीं इन कंट्रोडिक्शन नहीं है टू कांग्रेस, वो ओवरलैपिंग है। कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो निकाल दिया है, अब इसके सामने बीजेपी को एक मैनिफेस्टो लाना है। बीजेपी, अगर आप याद रखिए, क्योंकि मैं इस बातों को इसलिए बोल रहा हूं कि ये तीनों चीजें जब कंबाइंड हो जाएंगी तभी आप कोई एक फाइनल डिसीजन पे आ सकते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। अभी ये सिर्फ कह देना कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, लेकिन बीजेपी के लिए राह मुश्किल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कागज पे अगर बात करेंगे, कागज कलम लेके, तो मैं अभी भी उसका हूं कि भाई कोई भी इसको बता दे कि बीजेपी की 272 सीटें आ कहां से रही हैं। मैं 300 और 303 और 400, भाई समवन फ्रॉम द बीजेपी साइड, जैसे ये अभी एक आंकड़ा है ना, ये जो जो सो कॉल्ड आरएसएस का सर्वे है, उसी तरह से बीजेपी का एक सर्वे निकाल देना चाहिए कि मेरी ये 400 सीटें ऐसे ऐसे मैं ला रहा हूं। वो बीजेपी क्यों नहीं निकाल रही है? बीजेपी तो हर चीज की वो निकाल देती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़ों में भी अभी बीजेपी की सीटें 272 नहीं आ रही, इसलिए वो उस पर नहीं बोल रहे हैं। अब आने वाले समय में अभी इलेक्शन और जरा गर्म होगा तब देखा जाएगा। मैं पिछले बार का ओपिनियन पोल्स जो दिए थे ये मेन स्ट्रीम चैनल ने, वो मैं जल्दी से एक आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। ये 2019 में जो ओपिनियन पोल चल रहे थे ये उसका डेटा है, जनवरी 2018 से लेकर 8 अप्रैल 2019 तक ये पोल्स आए थे, और ये इसके कई वर्जन आते रहते हैं। तो अगर आप तब भी देखेंगे ये सारे ओपिनियन पोल्स गलत हुए थे। इन्होंने 352 या 354 जितनी भी एनडीए की सीट आई थी, किसी ने भी वो फिगर नहीं दिया था। और पुलवामा होने के बाद पुलवामा इंसिडेंट फरवरी 2019 में हुआ था, उसके बाद भी थोड़ी सी बढ़त करी थी इन सब लोगों ने, 20-25 सीट ज्यादा दिखाई थी, लेकिन 352 एक भी ऐसा पोस्टर नहीं था जिसने ये प्रिडिक्ट किया था। साक्षी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
और ये आज का जो 2024 का ये ओपिनियन पोल्स में दिखा रहा हूँ, इसमें एक चीज बड़ी साफ है कि अगर आप देखेंगे अगस्त 2023 से डेटा है मार्च 2024 तक, जिस दिन मोदी जी ने ये बोला था कि अब की बात 400 पार, ये सारे पोल्स उस दिन से बढ़ गए हैं। उससे पहले ये 40%, 42% वोट शेयर दिखा रहे थे, और जिस दिन मोदी जी ने ये कहा उसके बाद 3, 4, 5, 7% इन्होंने ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया। इसका रिफ्लेक्शन मैं आपको सीट शेयर में दिखाता हूं। अगली स्लाइड साक्षी, अगर आप सीट शेयर का प्रेडिक्शन ये स्लाइड में दिखा रहा हूं, ये भी उसी पीरियड का ही है, अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 तक। इसमें सबने, जब मोदी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया अब की बार 400 पार, तो सडनली 335, 340 से ये जंप करके 398, 378, 411 ये हो गया है। तो मेरे को इन ओपिनियन पोल्स में कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि इन्होंने कोई बड़ा सर्वे किया है। ये एक हिज मास्टर्स वॉइस की तरह से ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। आनंद जी, मैं अजय, मैं दो चीजें इसलिए इसी वही जो बात हम लोग पहले भी कहे उसी की कंटिन्यूटी है। ये एक्चुअली क्या है कि जब आप इनको स्टेट वाइज चलते हैं, अब अगर आज की तारीख में कोई ये कह रहा है कि केरल में बीजेपी की 10 सीटें आएंगी, जो मोदी जी कह रहे हैं कि केरल में हम 50%, अब उससे आप मतलब क्या बहस करेंगे, आप उससे क्या बात करेंगे? कोई तार्किक बात तो है नहीं कि अगर केरल में आज ये बीजेपी की 10 सीटें आ रही हैं, तो फिर बीजेपी की 543 में 520 सीटें आ रही हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट, इट इज समथिंग लाइक दैट। अगर आज मोदी जी को ये लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे अब वो बड़ी, अब सोचिए, मतलब हमारे मोदी जी का एक तो ये मानना होगा कि जो जिस तरह से फ्लैट फेस होके बिना उसके वो झूठ बोल लेते हैं। मोदी जी ने जो कल क्लेम किया है कि मणिपुर के टाइमली इंटरवेंशन से उन्होंने कितना काम कर दिया, मतलब मोदी जी अगर ये समझ रहे हैं, नहीं आज उनके पेपर में ये हेडलाइन के साथ लिखा हुआ है, आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड दिस और नॉट। वो कह रहे हैं कि माय टाइमली इंटरवेंशन इंप्रूव मणिपुर सिचुएशन सेज पीएम। ये हेडलाइन है आज इंडियन एक्सप्रेस की। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखी अभी। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ये उसकी भी क्रेडिट ले रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे भाई? आप उसके साथ क्या बहस करेंगे? अगर अगर अजय तुम यहाँ आके कहने लगो कि देखिए पीली शर्ट कितनी, अब तुम नीली टी शर्ट पहने हो और कहे देखिए पीली शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा भाई? मैं कहूंगा ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको ऑन एयर आपको गंदी गाली नहीं दे सकता हूं मैं, और आपसे क्या कहूंगा? आप जब इसको पीला बताने लगेंगे तो ठीक है। अगर मणिपुर में आपने टाइमली इंटरवेंशन किया था, तो मतलब मुझे ये लगता है कि थोड़ी लाज शर्म लिहाज, आपने गलती की है, आप वहां नहीं गए थे, आपके जो भी कारण, कम से कम उसको कुरेदिए तो मत। डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ द एंटायर थिंग। और उन लोगों को इससे तकलीफ होगी, जो आप ये जब स्टेटमेंट देते हैं, तो जो अफेक्टेड पार्टी उसको तकलीफ होगी। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन व्हिच यू सेड, ये बिल्कुल तय है। और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कितने सर्वे हुए, अरे कितनी डिबेट्स हुई मीडिया में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कितनी डिबेट हुई। आप बातों पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, जो बातें उनका है, आप वही 3 तलाक और ये जो एक्चुअली क्या है कि बीजेपी का, जैसे मैंने शायद पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीटेशन हो जाएगा, बीजेपी और मोदी जी या तो 1000 साल पहले की बात करते हैं या 100 साल आगे की बात करते हैं, वो आज की बात ही नहीं करते हैं। he doesn't talk of today, what is happening today। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, वो एक काम और बहुत सटल वे में करते हैं, जो पकड़ना जरा मुश्किल होता है। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होता है अजय, उस मैनिफेस्टो में वो कुछ लिखते हैं, मंच से मोदी जी आके अनाउंस करते हैं कि अब के मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर वर्ष। वो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। फिर मोदी जी कहते हैं मैं 15 लाख रुपया लाऊंगा, वो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। फिर मोदी जी कहते हैं मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, वो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। तो ये वही हुआ कि जैसे किसी बाबा के पास एक जो ठग बाबा हैं, मैंने श्याम मानव जी ने शो भी किया है उनके साथ,
तो वो जो ठग बाबा था वो क्या करता था, कोई महिला जाती थी और कहती थी भाई बच्चे अच्छे का, तो कहता था हाँ क्या, तो कुछ भी लिखवा दे, कहता था लिखो हाँ अब तुम्हारा लड़का होगा। किताब में लिखवाता था अपने यहाँ कि फलाना फलाना वो लड़की होगी, यहाँ पे उल्टा लिखवाता था। तो अगर वो लड़की हुई और ये वापस आए तो ये सबके सामने कहता था ये देखो, अरे ये तो उस दिन की किताब है, लिखा हुआ है लड़की हुई, तुमने ठीक नोट नहीं किया। वही मोदी जी की हालत है। आप 2 करोड़ का जिक्र नहीं करेंगे, आप 15 लाख का जिक्र नहीं करेंगे, आप किसानों का दुगनी होने का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन स्टेज से इतनी कस के चिल्लाएंगे कि उसके घोषणा पत्र से ज्यादा लोगों को लगेगा कि यही वही घोषणा पत्र है। कौन आज हम और आप में से कितने लोग उस घोषणा पत्र को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और फिर उन्होंने क्या कहा? ये माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे का घोषणा पत्र ज्यादा ठीक से पढ़ती हैं और उसमें जवाब पूछती हैं। आप जब वहां आता तो आपने कहा, आप कहते हमने तो कहा था 370 हटाएंगे, लेकिन आपने ज्यादा जोर से जो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप उसके बारे में कहते हैं नहीं नहीं वो तो जुमला था, 15 लाख क्या था वो जुमला था। तो मेरा ये कहना है कि ये जो एक टेंडेंसी ऑफ द लीडरशिप ऑफ द करंट लीडरशिप ऑफ द कंट्री के बारे में कुछ कहना, क्योंकि अजीब सी चीज, अब हम झूठी बोलने पे उतारू हो जाएंगे तो आप किसी से क्या बात करेंगे? अजय करेक्ट। अरे आनंद, इसी सीक्वेंस में ये प्रशांत किशोर जी सडनली स्टेज पर आ गए 3-4 दिन पहले से, और इनका हर कोई इंटरव्यू ले रहा है, राजदीप सरदेसाई भी ले रहे हैं, वो इंडिया टीवी में भी पहुंच गए, वहां आपकी अदालत में भी। तो ये सडनली लाइमलाइट में आ गए। ये यात्रा तो मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर से कर रहे थे और वो लोग भूल भी गए थे कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन और आके इन्होंने फिर एक एडवाइस दे रहे हैं ये कि उसको ये करना चाहिए, राहुल गांधी को ये ब्रेक ले लेना चाहिए, साउथ में बीजेपी बहुत अच्छी करेगी, और ये ऐसे जेनरिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। साउथ में कहाँ अच्छी करेगी, जरा वो लिस्ट दिखा दे मेरे को, कहाँ पे ये कह रहे हैं अच्छा करेगी। क्योंकि तेलंगाना का तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बीजेपी का इतना बुरा हाल है। यहाँ आए थे ये लोग रैली करने, और वहां पे उनके पास 10 आदमी भी नहीं इकट्ठे हुए। ये है, मैं सिकंदराबाद की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इनके मेन कैंडिडेट किशन रेड्डी वो खड़े हैं इस एरिया से। तो यहाँ से तो नहीं ये इन्हें ज्यादा सीट्स मिलेंगी, कहाँ से ये जीतेंगे। खैर, जो ये प्रशांत किशोर वाला एंगल थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत लोग ये पूछ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज, ये वो अब की बार 400 पार नहीं बोल रहे, वो 300 का फिगर लेके घूम रहे हैं कि अब की बीजेपी 300 पार करेगी। तो 300 तो पिछली बार भी पार की थी। तो ये इनका क्या है, ये पॉलिटिकल एजेंडा क्या है आनंद? क्योंकि अजय मैं भी थोड़ा ताज्जुब मुझे भी हुआ था, मैंने एक शो भी इस पे किया कि ये पिछले 1.5-2 महीने से एकदम से मतलब स्टेज पे आए और दे दनादन इंटरव्यू इनके हो रहे हैं। इनकी जन स्वराज यात्रा, जैसा खुद कह रहे थे, 16 महीने से कर रहे हैं। इनका कहना अभी आधा बिहार कवर किया, आधा बिहार और कवर करना है। 2-3 चीजें बहुत देखने वाली हैं। पहली चीज यह है कि इनको पैसा कौन दे रहा है, और उसपे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि पैसा मुझे वो लोग दे रहे हैं जिनके लिए मैंने पहले काम किया था। ही इज टेलिंग कि पैसा मुझे वो लोग दे रहे हैं जिनके लिए मैंने पहले काम किया था। और पहले इन्होंने किसके किसके लिए काम किया है सबको पता है। उसमें कांग्रेस के लिए भी इन्होंने काम किया था, क्योंकि इनके सारे उसमें जो मामला आता है, यूपी में कांग्रेस के लिए भी काम किया था। तो जो अभी एजेंडा लग रहा है, मुझे इनका ब्रीफ और स्मृति ईरानी के ब्रीफ एक ही जैसा लगता है। स्मृति ईरानी का पूरा ब्रीफ अगर 5 साल का देखिए तो यही है ना कि गांधी फैमिली को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो, मतलब वायनाड तक पहुंच जाओ ये पूछने के लिए कि आईयूएमएल का झंडा क्यों नहीं लगाया। अरे भाई, उन्होंने एज अ स्ट्रेटेजी कांग्रेस का झंडा भी नहीं लगाया था, आईयूएमएल का भी नहीं लगाया था। आपको वहां दर्द हो रहा तो आप अपने यहाँ क्यों नहीं लगा ले रहे हैं आईयूएमएल का झंडा? भाई किसने मना किया? आप उसको लगा लीजिए, आप कहिए मैं आईयूएमएल का झंडा भी लगा रहे हैं। उसी तरह से प्रशांत किशोर की ब्रीफ इस समय केवल और केवल राहुल गांधी के नाम काम जो भी उसको किसी तरह से नेम शेमिंग का काम है। आप अगर देख लीजिए उनके सारे उसमें वो राहुल गांधी को अब लगातार सलाह दे रहे हैं कि ही इज अ फेल्ड, वो ब्रेक ले लें, 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे,
मतलब वो लगातार राहुल गांधी को जो भी इंटरव्यू करते हैं तो उनका एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है कि वो राहुल गांधी को कहते हैं। दूसरी जो बात मुझे लगती है, इनका आप सारा कार्यक्रम देख लीजिए और उसको अगर सिलसिलेवार देख लीजिए तो ये मुझे अभी भी लगता है कि बीजेपी या मोदी जी के एजेंडे पे काम करते हैं। और जो इनका लास्ट असाइनमेंट जो इनका था बंगाल में, वो अजय वो भी समझने वाली चीज है कि ये तृणमूल कांग्रेस के लिए इन्होंने काम किया था और उसमें लंबा समय इनको दिया गया था, 2 ढाई 3 साल काम किया था। 2016 में तृणमूल थी, 2021 में इन्होंने 2-3 साल पहले वहां से काम करना शुरू किया था। 2016 में तृणमूल की 211 सीटें आई थी 2016 में। 2021 में तृणमूल की 2215 सीटें आई हैं, 4 सीटें बढ़ी थी। ये तो आपने जिससे पैसा ले रहे हैं उसकी डिलीवरी की हालत ये थी, और जिसके लिए काम कर रहे हैं उसकी आई थी 3 सीटें या 4 सीटें 2016 में, और फिर आ गई 77 सीटें। तो आप काम किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी अगर 4 सीट से 77 होती है तो समवन हैज टू आंसर दैट। और बीजेपी जितनी कॉन्फिडेंट थी वो शायद मेरे ख्याल में प्रशांत किशोर जी का पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, नहीं तो बीजेपी की मेजॉरिटी आती वहां। एक दूसरा, ये बीजेपी के पक्ष में क्यों काम करते हैं वो मैं क्यों कह रहा हूं वो जरा सुनते रहिए। जब अगर आपको याद हो, जब तृणमूल कांग्रेस जीत गई तो ये लोगों ने एक नई मुहिम शुरू की थी नॉन यूपीए थर्ड फ्रंट की, और ये उसके लिए बंबई भी गए थे, शरद पवार से मिले, दिल्ली भी आए, सब लोग, इन्होंने खूब धमा चौकड़ी मचाई थी। अगर थर्ड फ्रंट जैसा आज आप हालत देख रहे हैं विद नीतीश कुमार, आज एनडीए में फिर से हैं, लेकिन वी मस्ट एडमिट कि नीतीश कुमार ने ये काम तो कर ही दिया कि सारे ऑपोजिशन को एक इंडिया अलायंस के बैनर में बातचीत करके एक जगह इकट्ठा कर दिया था। तो आज अगर आप स्थिति सोचिए कि अगर 2 इंडिया अलायंस में होता, नॉन यूपीए अलायंस भी एक होता, तो फायदा किसका हो रहा होता? तो आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? आप तो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप तो अगले कितना क्या क्या सोच लेते हैं, देख लेते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप अगर ये नॉन यूपीए कर रहे हैं तो यू आर वर्किंग फॉर होम। तीसरी चीज, इन्होंने, मैं सिर्फ तृणमूल की भी बात ले रहा हूं, पुराने नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, मैं बिहार की बात भी कर सकता हूं। तृणमूल में इन्होंने किसको किसको तोड़ा? त्रिपुरा में ये सुष्मिता देव को ले गए जो कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये उत्तर प्रदेश से किसको ले गए? ललितेश्वर मणि त्रिपाठी को ले जाया गए, कमलापति त्रिपाठी जी के पौत्र थे, उनको तोड़ के तृणमूल में ले गए। ये गोवा में किसको लेके आए? ये वो फेलेरो साहब जो थे पुराने चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, उनको तोड़ के लाए। एक बीजेपी का कोई आदमी ये तोड़ के लाए हैं? एक भाई ऐसा है ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, कोई कागज पे लिख के तो देगा नहीं कि ये देखिए ये हो रहा है। ये जिसने तामझाम से अपना 16 महीने 18 महीने से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, और ये खुद कहते हैं कि मैंने पैसा नहीं लिया, मैं पैसा नहीं लेता था, मैं तो जो खर्चा होता था वो खर्चा लेता था। तो खर्चा, आपने अगर खर्चा ही लिया है तो खर्चा तो आपने जो लिया वो खत्म हो चुका, वो तो खर्च हो गया ना। आप खुद ही बार बार आप सेल्फ प्रोक्लेम करते हैं कि यू हैव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी, आपने केवल रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस किया है। तो अगर एक्सपेंसेस किया तो ये पैसा आ कहां से रहा है? और आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पुराने जो है, तो पुराने लोगों में कौन दे रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जो बेसिक किसी भी लॉजिक की पहली ये होती है, इससे फायदा किसका हुआ? ये क्रिमिनल उसका पहला वो है कि अगर ये वाला इंसिडेंट है तो फायदा किसका हो रहा है, और सबकी शक उसी पे जाता है। आज प्रशांत किशोर साहब जो भी कर रहे हैं उससे फायदा किसका हो रहा है? और जो फायदा हो रहा है वही कहीं ना कहीं, भाई आप तो हैदराबाद में बैठे हो, एआईएमआईएम को क्यों कहा जाता है बी टीम ऑफ बीजेपी? इसीलिए कहा जाता है कि उनके खड़े होने से बीजेपी का फायदा होता है। तो अगर प्रशांत किशोर जी की इन हरकतों से बीजेपी का फायदा हो रहा है तो हम लोग ये क्यों ना माने कि वो ही इज नॉट फंडेड बाय बीजेपी? अजय।
आनंद, इतने बड़े जनरल को उतार दिया है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी उनको पिंच करने ही लगे हैं कि उन्हें कष्ट हो रहा है अब राहुल गांधी से। उनकी यात्राएं निकली हैं और उनकी रैलीज भी काफी अच्छी रही हैं। खैर, अभी तो इलेक्शन आने ही वाला है, अब सर पर ही है, तो एक्चुअल रिजल्ट्स का तो सबको इंतजार ही रहेगा। ओपिनियन पोल अपनी जगह है, इसके बाद एग्जिट पोल भी आएंगे, वो भी पिछली बार गलत हुए थे, ये भी मैं आपको बता दूं। जी, तो थैंक यू सो मच आने you. के लिए, इसके लिए। Thank you. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच।